बात किया था कि हम मॉडर्न हिस्ट्री को आगे बढ़ाएंगे, तो आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का एक टॉपिक लेने जा रहे हैं और हमारा आज का टॉपिक है लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन ब्रिटिश इंडिया। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक को बिना समय गंवाए। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन ब्रिटिश इंडिया। तो ब्रिटिश इंडिया में लैंड रेवेन्यू सिस्टम का क्या क्या मेथड इंट्रोड्यूस किया गया था, चलिए उस चीज़ को शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है लैंड रेवेन्यू सिस्टम। लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन लैंड रेवेन्यू सिस्टम ब्रिटिश इंडिया में। तो हम देखेंगे कि मेनली हमारा 3 इम्पोर्टेंट सिस्टम, मेनली कहीं ना कहीं 3 इम्पोर्टेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था लैंड रेवेन्यू के लिए, और कहीं ना कहीं वो बहुत हद तक चेंज कर दिया रेवेन्यू कलेक्शन मेथड को, क्योंकि मुगल्स का जो रेवेन्यू कलेक्शन मेथड था वो बहुत हद तक एक्सप्लॉयटेटिव था और बहुत हद तक कहीं ना कहीं आउटडेटेड हो चुका था। तो उसके लिए एक न्यू कंसेप्ट को लाया गया, और वो कंसेप्ट को लाया गया हमारा सबसे पहला जो लाया गया वो लाया गया परमानेंट सेटलमेंट, जिसे हम जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं, जमींदारी व्यवस्था। दूसरा हमारे पास है रैयतवारी सेटलमेंट, रैयतवारी व्यवस्था, और इसे हम रैयतवारी सेटलमेंट कहते हैं, रैयतवारी सेटलमेंट। और तीसरा हमारे पास है महलवारी सेटलमेंट। तो आज हम जो पहला हमारे पास है परमानेंट सेटलमेंट, जिसे हम जमींदारी व्यवस्था कहते थे, उसे हम पढ़ने जा रहे हैं। तो परमानेंट सेटलमेंट ये कंसेप्ट था जॉन सोर का, लेकिन इसे इंट्रोड्यूस करने वाले गवर्नर जनरल थे हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में 19% ऑफ ब्रिटिश इंडिया वैसा टेरिटरी था जो प्रिंसली स्टेट को अगर हम हटा देते हैं तो जो रेस्ट पार्ट बचा वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश इंडिया के था। तो इस ब्रिटिश इंडिया के 19% भूभाग में हमारा लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा हमारा परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया, और साल कब था? साल 1793 था। लेकिन ये कंसेप्ट हमारा जॉन सोर का, जो गवर्नर जनरल आगे चल के होते हैं उनका नाम जॉन सोर। कहीं ना कहीं 1793 से 98 तक जॉन सोर रहते हैं, 1793 से 98 तक हमारा जॉन सोर का टाइम पीरियड रहता है, और कॉर्नवालिस 1793 में इंट्रोड्यूस करते हैं 70। लेकिन कंसेप्ट हमारा जॉन सोर का है, और आगे चल के ये गवर्नर जनरल भी बनते हैं। जॉन सोर आगे चल के 1793 से 98 तक गवर्नर जनरल बनते हैं। तो 19% ब्रिटिश इंडिया में हमारा लग गया। और कौन कौन सा टेरिटरी था? तो वो टेरिटरी था बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा। मेनली हमारा इसी 3 टेरिटरी में, इसी 3 क्षेत्र में हमारा परमानेंट सेटलमेंट जमींदारी व्यवस्था को लाया जाता है। लेकिन आगे चल के हम देखेंगे कि इसे फिर एक्सटेंड कर दिया जाता है, और इसे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मद्रास में और डिस्ट्रिक्ट ऑफ वाराणसी में, कहीं ना कहीं इन दोनों क्षेत्र में भी हमारा जमींदारी व्यवस्था को लाया जाता है। तो आगे चल के हम देखेंगे कि परमानेंट सेटलमेंट का विस्तार होता है, और परमानेंट सेटलमेंट का धीरे धीरे मेरिट और डिमेरिट दोनों आना शुरू हो जाता है। तो हमने देख लिया कि हमारा बिहार, बंगाल और उड़ीसा, इसके बाद लेटर हमारा नॉर्थ मद्रास और वाराणसी में भी हमारा इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। ये कंसेप्ट की शुरुआत हम कर सकते हैं कहीं ना कहीं बैटल ऑफ बक्सर, जो कि 1764 में 1764 में बैटल ऑफ बक्सर के बाद कहीं ना कहीं दीवानी राइट 1765 में इलाहाबाद की संधि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में कहीं ना कहीं दीवानी राइट्स बिहार, बंगाल और उड़ीसा के कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू सिस्टम दीवानी राइट्स वो दे दिया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी को। और इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बराबर समय पर ये चाह रही थी कि कुछ ना कुछ लैंड रेवेन्यू सिस्टम में बदलाव किया जाए। तो इसका जो सबसे बड़ा बदलाव देखने को हमें मिलता है वो 1793 में, जो कि कॉर्नवालिस के द्वारा लाया जाता है परमानेंट सेटलमेंट, जिसे हम जमींदारी व्यवस्था कहते हैं। तो ये बैटल ऑफ बक्सर के बाद से ही कहीं ना कहीं दीवानी राइट्स में तो सिंपल सा कहने का मतलब मेथड ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू ये दे दिया जाता है। और हमारा दो बहुत महत्वपूर्ण फीचर जो कि हम कह सकते हैं कि प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से
हाँ, जब हमें मेंस आंसर राइटिंग में लिखना हो उस समय हमें इन डेप्थ इसको डिस्कस करना होगा कि एक्चुअली व्हाट वाज द इम्पोर्टेंट फीचर्स, व्हाट वाज द मेरिट एंड व्हाट वाज द डिमेरिट्स ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। बट हमें एक जानना होगा कि 2 इम्पोर्टेंट फीचर्स की अगर हम बात करें किसका, कि हम अगर परमानेंट सेटलमेंट जमींदारी सिस्टम की अगर बात करें तो एक तो था हमारा एब्सेंटी लैंड लॉर्डिज्म, लैंड लॉर्डिज्म, और दूसरा था हमारा सनसेट लॉ। दो हमारे पास महत्वपूर्ण रहते हैं, एक हमारे पास सनसेट लॉ आता है और दूसरा हमारे पास एब्सेंटी लैंड लॉर्डिज्म। ये हमारा परमानेंट सेटलमेंट जिसे जमींदारी सिस्टम कहते थे उसका 2 महत्वपूर्ण फीचर कहीं ना कहीं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि एब्सेंटी लैंड लॉर्डिज्म ये हमारा किसका इंपॉर्टेंट फीचर था, तो उसमें हमें लिखना होगा, उसमें हमें टिक मारो, उसमें हमें करना होगा कि कहीं ना कहीं ये परमानेंट सेटलमेंट जमींदारी सिस्टम का था, और उसमें कहीं ना कहीं सनसेट लॉ। इन दोनों के बारे में जान लेते हैं कि सनसेट लॉ क्या था। तो सनसेट लॉ कहने का सीधी मतलब था कि हमारा जो ऑनरशिप था, मालिकाना हक जमीन का था, वो कहीं ना कहीं पीजेंट्स के पास नहीं था। वो हमारा पीजेंट्स के पास मालिकाना हक नहीं था, वो पीजेंट्स के पास ना होते हुए वो दे दिया गया था जमींदार्स को दे दिया गया था मालिकाना हक। और जमींदार्स ये इनके पास जो मालिकाना हक था वो हेरिडिटरी तो था बट वो एब्सोल्यूट नहीं था, वो ट्रांसफरेबल था। और किस कंडीशन में ट्रांसफरेबल था, तो एक डेट फिक्स कर दिया जाता था, तो इस डेट को, इस टाइम को अगर वो रेवेन्यू कलेक्शन अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल के पास नहीं जाता है तो वो ऑक्शन करके वो उस जमीन के मालिकाना हक को दूसरे जमींदार को दे देते थे। तो इस तरह से हम कह सकते थे कि वहाँ पे एब्सोल्यूट लैंड लॉर्डिज्म का कहीं ना कहीं कंसेप्ट नहीं था, एब्सेंटी लैंड लॉर्डिज्म था, लेकिन एब्सोल्यूट लैंडलिज्म, एब्सोल्यूट जमींदारी सिस्टम नहीं था वो कहीं ना कहीं। तो इसे ही हम सनसेट लॉ कहते थे। और जो रिवेन्यू कलेक्शन था वो 89% ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल को जाता था। 89% हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल को जाता था और रेस्ट 11% जमींदार को दे दिया जाता था। लेकिन इसमें भी जो अपर क्लास के जमींदार होते थे वो बहुत चालाक होते थे, वो बहुत बुद्धिमान होते थे, और वो जानते थे कि अगर इसमें से अगर कुछ पोर्शन, अगर इसमें से कुछ सम पार्ट्स ऑफ 11% अगर दूसरे किसी जमींदार को दे देते हैं जो कि वहाँ के लोकल थे, अगर उनको दे देते हैं तो कहीं ना कहीं वो आराम से शहर से गांव से बाहर शहर में रह सकते थे। तो इसीलिए इस सिस्टम को हम, जहाँ पे एक जमींदार अपना कलेक्टिंग का जो राइट था वो कहीं ना कहीं दूसरे जमींदार को दे दिया जाता था, तो उसे हम एब्सेंटी लैंड लॉर्डिज्म के नाम से जानते हैं। अब इसके हम कुछ मेरिट और कुछ डिमेरिट के बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जब हम प्रीलिम्स में देखेंगे तब तो हमें फैक्ट्स हमको बताना होगा। जैसे कि हमसे पूछा जा सकता है कि परमानेंट सेटलमेंट, व्हेन वाज परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस्ड इन ब्रिटिश इंडिया, तो हमें कहना होगा 1793 हु, देन हमें बताना होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। लेकिन हमें अगर बताना होगा, लिखना होगा मेंस में, मेंस आंसर राइटिंग में हमें डिस्क्रिप्टिव में हमें बताना होगा कि हमें एक बैलेंस देना होगा कि क्या जमींदारी सिस्टम, क्या परमानेंट सेटलमेंट सिर्फ परमानेंट सेटलमेंट के पास मेरिट था या फिर डिमेरिट था। तो हमें कहीं ना कहीं एक बैलेंस आंसर लिखना होगा, क्योंकि अगर आप एक तरफा आंसर लिखते हैं तो कहीं ना कहीं वो निगेटिव एस्पेक्ट को आपको दिखाता है, कहीं ना कहीं आपके वो एक निगेटिव एस्पेक्ट को दिखाता है। लेकिन आपको बैलेंस करना होगा, आपको पॉजिटिव प्लस आपको निगेटिव दोनों को आपको बैलेंस करके चलना होगा। तो कहीं ना कहीं हम देख लेते हैं कि मेंस दृष्टिकोण से हम कैसे उसमें कुछ पॉइंट्स जोड़ सकते हैं ताकि हमारा कुछ अच्छा मार्क्स उसमें मिल जाए, क्योंकि 1 नंबर 2 नंबर से हमारा मेरिट छूट सकता है। इसीलिए हम देखना होगा कि कितना इफेक्टिव हम आंसर राइटिंग कर सकते हैं अबाउट लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन ब्रिटिश इंडिया। तो हमने देखा कि जमींदारी सिस्टम क्या था। अब थोड़ा सा इसके मेरिट और डिमेरिट के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। मेरिट में हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मालिकाना हक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल जो थे वो कहीं ना कहीं लैंडलॉर्ड्स को देते थे, जमींदार को देते थे, और जमींदार हमारे उस जमीन से जुड़े हुए थे, टू द सॉइल, नोइंग अबाउट द सॉइल। तो कहीं ना कहीं उनके पास ये था कि वो जो चेंजेस लाएंगे वो कहीं ना कहीं फार्मर्स के दृष्टिकोण से, कहीं ना कहीं टेनेंट्स के दृष्टिकोण से वो इम्पोर्टेंट रहेगा, और कहीं ना कहीं उन्हें लोकल जो प्रॉब्लम्स थे जो वहाँ के टू द सॉइल, टू द फील्ड से जुड़े हुए जो प्रॉब्लम थे कहीं ना कहीं उसे बेहतर रूप में एड्रेस कर सकते थे। हाँ, कुछ हमारे पास मेरिट्स बताए हैं, कुछ डिमेरिट्स भी थे। डिमेरिट्स में क्या थे कि वो लोग हाईली करप्टेड हो चुके थे, और कहीं ना कहीं मनी लेंडिंग का प्रॉब्लम भी बढ़ते जा रहा था। इसीलिए मनी लेंडिंग का प्रॉब्लम बढ़ते जा रहा था
irrespective of the fact that even after the failure of crop, peasants had to pay the revenue. So this was one of the worst feature. This was one of the worst feature of permanent settlement. And what was that? Even after failure of the crops, peasants had to pay the revenue, and the revenue was fixed and could not be changed. So हम कह सकते हैं कि रेवेन्यू फिक्स कर दिया गया, तो वो चेंज नहीं हो सकता था। तो फेली क्रॉप फसल के बर्बादी के बाद भी उसे किसान को उतना, फार्मर को उतना देना ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं एक निगेटिव एस्पेक्ट को दिखाता, कहीं ना कहीं डिमेरिट को दिखाता है। और हम कह सकते हैं कि 11% हमारा फार्मर का कहीं ना कहीं जाता था जमींदार को, और जमींदार एक दूसरे के साथ सेटलमेंट करके बहुत हद तक करप्टेड हो चुके थे। तो ये दिखाता है। हाँ, एक बात और हम कह सकते हैं कि ये कह दिया गया था कि 11%, लेकिन कितना ये फिक्स नहीं था। हो सकता था कि वो 20 के जगह वो 10 गुना ज्यादा 200 वसूल ले और उसका 11% खुद रख ले, और बाद बाकी 11% खुद रख ले, रेस्ट 89% वो दे दे। तो कहीं ना कहीं ये भी फिक्स नहीं था। तो ये भी डिमेरिट, कहीं ना कहीं ये डिमेरिट दिखाता है, ये परमानेंट सेटलमेंट के डिमेरिट को दिखाता है। लेकिन हम ओवरऑल अगर चर्चा करें तो हाँ, बहुत हद तक हम कह सकते हैं कि इसके पास मेरिट और डिमेरिट दोनों रहा। लेकिन हमें जब बताना होगा, इन डेप्थ में बताना होगा, तो हम कह सकते हैं कि डिमेरिट जो था वो वन ऑफ द वर्स्ट फीचर, ये हम कह सकते हैं उसका, कि वो हाईली करप्टेड हो चुके थे। वो हाईली करप्टेड, वो मनी लेंडिंग के प्रति ज्यादा ध्यान देते थे। तो ये सारी बातें जो हमने चर्चा की है मेरिट और डिमेरिट का, ये कहीं ना कहीं परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, जब हमें इस पे मेंस आंसर राइटिंग लिखना होगा उस समय में ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट देगा। हम सनसेट लॉ सिस्टम को दे सकते हैं, और कहीं ना कहीं ऑप्शन कर दिया जाता था, कहीं ना कहीं बोली लगा दिया जाता था, और जो हाईएस्ट बीडर होता था उसे मालिकाना हक दे दिया जाता था। तो हम देख सकते हैं कि मालिकाना हक ऑनरशिप हेरिडिटरी था, बट एब्सोल्यूट नहीं था, वो ट्रांसफरेबल था, वो ट्रांसफर किया जा सकता था। और हमने एक और देखा, हमने एक और फीचर देखा, एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म को देखा है। फिर आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम इसके आगे फिर हम रैयतवाड़ी सेटलमेंट और महलवाड़ी सेटलमेंट को स्टार्ट करेंगे। तो तब तक ये हमारा परमानेंट सेटलमेंट जमींदारी व्यवस्था के बारे में इन डेप्थ हमने वो पॉइंट बताए हैं जो हमारा प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के दृष्टिकोण से काफी